तो एक सामान्य आदमी अगर अपनी छत बनाना चाहे, अगर एक सामान्य आदमी एक सपना देख रहा हो अपना घर बनाने का, एक तरफ महंगाई की मार है, बचत पूरी खत्म है, नोटबंदी के माध्यम से जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी सरकार ने अपने कब्जे में ले ली, उसके लिए भी दुभर हो गया कि आज उसको अगर अपने परिवार के लिए छत बनानी है तो उसके लिए भी मुश्किल हो गया, वो भी एक सपना बनकर रह गया। अगर देश की जनता को इस प्रकार से गुमराह करते गए तो आज महंगाई है और इसका प्रदर्शन हम बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज श्रीलंका में हम क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश निश्चित रूप से एक सबक लेने के लायक है कि उसने इन सब चीजों से उभर कर, जो सबसे कमजोर देश माना जाता था, वो उभर कर सामने आया है। तो हमको अध्ययन करना होगा। कुछ बिंदु आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार एक तरफा पिछले दिनों में महंगाई का बोझ रोज और रोज बढ़ाते जा रही है और आम जनता किस तरह से इस महंगाई के बोझ में रोज पिसती जा रही है और रोज सुबह उसे महंगाई के एक नए बोझ का एहसास खबर पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी के माध्यम से मात्र सिर्फ सुनने मिल रहा है। चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सभी राज्यों में होने वाली विधानसभा सत्र हो, हर स्तर पर कांग्रेस के माननीय नेताओं ने इस चीज का एहसास केंद्र सरकार को कराने का प्रयत्न किया। हम और आप अगर देखें तो कुल 13 बिंदुओं में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश का ऐसा कोई भी सेक्टर, ऐसा कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा है इस महंगाई के मार से। अगर हम गौर करें तो पिछले दिनों हम सब ने देखा कि एक भारी किसानों का आंदोलन, अभूतपूर्व आंदोलन, एक ऐतिहासिक आंदोलन केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ देश के किसानों ने आवाज उठाई। जिस ताकत के विरोध में और किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए जो गलत कृषि कानून थे, केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार ने उन आंदोलनकारी किसानों को एक बदले की भावना से और साथ ही साथ शायद मुझे लगता है कि सबक सिखाने के लिए पिछले दिनों अगर देखें तो कृषि में लगने वाली जो सबसे अहम खाद होती है, रसायन होता है, उस रसायन को अगर गौर करें तो जो 1200 रुपए थी उसमें 150 रुपए की बढ़ोतरी कर आज वो 1350 रुपए की 50 किलो की बोरी आज किसानों को प्राप्त हो रही है। और मैं गौर करके कहना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जब मैं आपको इन 13 बिंदुओं का हिसाब आपको बतलाऊंगा तो आप वाकई में हैरान हो जाएंगे कि ये देश की सरकार वाकई में लोगों की भलाई के लिए बनी है या लोगों को लूटने खसोटने के लिए बनी हुई। और इससे मैं तो ये कहूंगा कि ये लूट खसोट वाली सरकार महंगाई के माध्यम से, करों के माध्यम से इस देश की आम जनता को, किसानों को लूट का काम कर रही है। इसी प्रकार से हम देखें सीएनजी जो कि एक आम, जो भी हमारा टैक्सी ड्राइवर है जो कि डीजल और पेट्रोल नहीं ले सकता और वो सीएनजी के माध्यम से अपनी जीविका चलाता है, अगर आप देखें तो उसमें भी जो बढ़ोतरी की गई है, अगर हम देखें तो 4 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ये बढ़ोतरी की गई है और उसका अगर हम अनुमानित टोटल करें तो 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उस सामान्य टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, जो किसान अपना डीजल इंजन चलाते हैं,
उन पर ये अतिरिक्त बोझ की मार पड़ी हुई। और उसी प्रकार से पीएनजी मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, विस्तारित इस सभी मुद्दों के ऊपर में सभी जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अगर देखें तो सिर्फ पीएनजी के माध्यम से जो भाव वृद्धि पिछले दिनों में 6 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की हुई है, उसके माध्यम से 961.20 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उन सामान्य जो स्वयं रोजगार के व्यवसाय में हैं उनके ऊपर में डाला गया है। और साथ ही साथ एक आम सामान्य आदमी होता है, हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति आज चिंतित है और विशेष रूप से पिछले दिनों में जो विश्वव्यापी कोरोना महामारी से पूरा आज विश्व ग्रस्त रहा, जिसमें हमारा देश और राजस्थान भी अछूता नहीं है। और एक सामान्य नागरिक अपनी दवा दारू के माध्यम से जो दैनंदिन दवाएं लेता है, मैं आपके नजर में लाना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो सामान्य दवाइयों पर टैक्स जो है वह भी 10.76% की दर से उसमें भी वृद्धि कर लगा दिया गया है। और इन सामान्य लोग जीवन में दैनंदिन जीवन में लगने वाली दवाइयां हैं, सामान्य दवाइयां, इस प्रकार की करीबन 800 ऐसी दवाइयां हैं जो कि सामान्य व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हैं, लगती रहती हैं। उस पर अगर हम देखें तो इस 10.76% के दाम से गरीब जनता के ऊपर में 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ यह सरकार, केंद्र सरकार डालने जा रही है। आप और हम सब इस चीज को भली भांति जानते हैं कि हर एक मनुष्य अपने जीवन में एक कल्पना करता है कि उसका एक घर हो, रोटी, कपड़ा और मकान, यही एक प्रमुख कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर समाज का हर व्यक्ति अपने परिवार को सुख और संपन्न देखना चाहता है। उसका सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो। उस पर भी मैं कहना चाहूंगी सरकार की नजर से वो भी नहीं छूटे। और जो सामान्य आदमी घर का एक सपना देख रहा था, अगर आप देखें तो आज जिस कदर लोहा, सीमेंट, रेती, हर चीजों के जो दाम बढ़े हुए हैं, लोहा जहां अगर आप देखें तो 35 रुपए से लेकर 90 रुपए तक की बढ़ोतरी लोहे में हुई है। सीताराम जी यहां बैठे हुए हैं, लोहे के बारे में और अच्छे से बता पाएंगे। सीमेंट के बैग अगर आप देखें तो 100 रुपए से ज्यादा की वृद्धि उसमें हुई है। एक कार्टेल बना हुआ है, सरकार अपने उसके ऊपर नजरअंदाज किए हुए है। तो एक सामान्य आदमी अगर अपनी छत बनाना चाहे, अगर एक सामान्य आदमी एक सपना देख रहा हो अपना घर बनाने का, एक तरफ महंगाई की मार है, बचत पूरी खत्म है, नोटबंदी के माध्यम से जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी सरकार ने अपने कब्जे में ले ली, उसके लिए भी दुभर हो गया कि आज उसको अगर अपने परिवार के लिए छत बनानी है तो उसके लिए भी मुश्किल हो गया, वो भी एक सपना बनकर रह गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसमें भी जो ब्याज सरकार की तरफ से मिला करता था 8.5 की दर से, उसे भी कम कर 8.1 कर दिया गया है। मैं इन बिंदुओं पर विशेष रूप से आपको इसलिए बोलना चाह रहा हूं साथियों कि ऐसा एक भी कोई ऐसा सेक्टर, ऐसा एक भी कोई क्षेत्र, समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं रहा जो कि इस महंगाई के मार से बचा हो या बचने की कोई संभावना। लेकिन आज जिस प्रकार से सिर्फ लोगों की जेब में डाका डालकर ये केंद्र सरकार चाह रही है कि वो इस सरकार को चलाए, देश में विकास के नाम पर सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं। वास्तविकता में अगर देखें तो पिछले 5 राज्यों के चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस उसे सहर्ष और पूरी विनम्रता के साथ में जनता के इस नतीजे को स्वीकार करती है। लेकिन चिंता की बात यह है, दुख की बात यह है कि जहां एक ओर हम लोगों के बीच में विकास की योजनाएं लेकर, जन कल्याण की योजनाओं को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की अद्भुत योजनाओं को लेकर जो हमने पास्ट में
सफलतम तरीके से अमल किया उन राज्यों में, उन योजनाओं को जनता के सामने हम लेकर गए। लेकिन आप गौर करिएगा कि इन 5 राज्यों में कहीं पर कोई विकास की बात नहीं हुई, कहीं पर कोई उपलब्धियों की बात नहीं हुई। मात्र सिर्फ भावनात्मक मुद्दों पर, ध्रुवीकरण के आधार पर, ऐन मौके पर इस प्रकार की बातें कर कर लोगों के जहन से, लोगों के दिमाग से महंगाई, बेरोजगारी, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा में होने वाले विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, इन सभी चीजों से ध्यान हटाकर भावनात्मक मुद्दों पर ही सिर्फ लोगों का मत हासिल कर और उसके बाद जब चुनाव के नतीजे आ गए, इन प्रदेशों की जनता ने, देश की जनता ने विश्वासपूर्ण तरीके से आपको चुनकर दिया, तो बदले में, उपहार में मात्र ये कमर तोड़ महंगाई जो कि आसमान को छू रही है और रोज रोज इसमें बढ़ोतरी हो रही है, इन सभी विषयों के ऊपर में कांग्रेस पार्टी समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग इन विषयों को लेकर चिंतित हैं। और इसीलिए जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान लोगों से करते हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी इस देश की जनता से एक ही आह्वान करती है कि आने वाले दिनों में हमें महंगाई मुक्त भारत चाहिए। हमें लोगों की दैनंदिन जीवन आरामदायक हो, सुरक्षित हो, उनके बच्चों का जीवन सुरक्षित हो, बेहतर रोजगार के अवसर उनके लिए उपलब्ध हों। इन्हीं आशा और आकांक्षाओं के साथ कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ, युवाओं के साथ, देश की गरीब जनता, पिछड़े वर्ग, हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के सभी समाज के हर वर्ग की कठिनाइयों के साथ, उनकी मुसीबत पर हमेशा खड़ा रहा है। और उसी आधार पर भारत मुक्त भारत हमारा जो है वह महंगाई मुक्त भारत का एक स्वप्न लेकर, एक इरादा लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। और आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष रूप से लोगों में इसी जागृति के लिए, साथ ही साथ इस विश्वास के साथ कि उनके हर स्तर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस संगठन उनके साथ खड़ा हुआ है और आगे भी खड़ा रहेगा। कि जब पूरे देश में महंगाई की मार पड़ रही है, सड़कों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता उतर कर निकला हुआ है। पिछले एक पखवाड़े से 31 दिसंबर से लेकर लोकसभा, विधानसभाएं, राज्यसभाएं, हर स्तर पर कांग्रेस के नेता आवाज उठा रहे हैं। संसद में धरना दिया जा रहा है, सड़कों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता दिन दिन भर बैठा हुआ नारे लगा रहा है। तो इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए, इसी प्रकार के मुद्दों का जिसका विकास और महंगाई से कोई संबंध नहीं है, उसी ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए आज आप हम यहां बैठे हुए। विकास के नाम की सब चीजें ठप हैं। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा था कि वहां पर किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी या नेतृत्व आएगा। लेकिन ऐन मौके पर इसी भावनात्मक मुद्दों पर हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करते हुए और जो समाज जिस प्रकार से बढ़ सकता है, इन सब असफलताओं की ओर से ध्यान हटाकर चुनाव में सिर्फ लोगों को आपस में बांटकर चुनाव नतीजा आए। और मैं कहूंगा कि हमको स्वीकार करना होगा, क्योंकि जनता का दिया हुआ मत है, जनता का दिया हुआ विश्वास है, तो इसको तो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर इसी प्रकार से लोकतंत्र में विकास, देश के सकारात्मक मुद्दों के ऊपर से ध्यान हटाकर अगर देश की जनता को इस प्रकार से गुमराह करते गए, तो आज महंगाई है और इसका प्रदर्शन हम बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज श्रीलंका में हम क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है। बांग्लादेश निश्चित रूप से एक सबक लेने के लायक है कि उसने इन सब चीजों से उभर कर, जो सबसे कमजोर देश माना जाता था, वो उभर कर सामने आया है। तो हमको अध्ययन करना होगा कि अगर हमारी नीतियां, मैं किसी पक्ष पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस अर्थव्यवस्था की, मैं बात कर रहा हूं उस रोजगार की, मैं बात कर रहा हूं उन नीतियों की जिन आधार पर देश की नींव पिछले दिनों देखिए तो आप स्वतंत्रता के बाद जो मजबूत नींवें रखी गई थी,
जिस आधार पर एक जन सामान्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार के साथ साथ एक समाजवाद की धारणा रखते हुए जो एक नींव रखी गई थी, आज उन्हीं सब संस्थाओं को बेचा जा रहा है सरकार चलाने के लिए। जो हमारी धरोहर थी, उन धरोहर को बेचकर हम समझ रहे हैं कि हम भी तो हमें पाकिस्तान में फिर क्या फर्क रहा। मैं उसको आपका इसका समाधान कर दूं कि आवश्यकता इस चीज की है कि बहुत गंभीरता के साथ विचार करने की। आज हम महंगाई के लिए बैठे हुए हैं, महंगाई भी उसी गलत आर्थिक नीतियों का एक नतीजा है जिसमें व्यवस्था। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।